हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत पूर्व मध्यकालीन बिहार के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सत्य बात है कि अस्थाई जैसी कोई चीज़ इस लोक जगत में नहीं होती। प्रकृति का नियम है कि स्थितियों में प्रतिक्षण बदलाव होता रहता है। बिंबिसार के समय जिस अवधारणा का जन्म हुआ था वह बाद में ह्रास होता हुआ आगे के क्रम में विलुप्त हो गया। प्राचीन कालीन व्यवस्था का संक्रमण बहुत धीरे धीरे मध्यकाल में होता था। सभी क्षेत्रों में व्यापक एवं परिपक्व बदलाव 600 ईस्वी से पाए जाने लगते हैं। वैसे तो पूर्व की परंपराओं में ह्रास पहले से ही होने लगा था, किंतु 600 ईस्वी में इसका लोप हो गया और वह परिवर्तित रूप में होकर सामने आया। सभी क्षेत्रों में हुए बदलाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। इस तरह लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ ऐसी नवीन विशेषताएं पाई जाने लगती है जिनकी गुप्तकाल और पूर्व गुप्तकाल में प्रायः अनुपस्थिति रही थी। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने मध्यकालीन बिहार को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला पूर्व मध्यकालीन बिहार और दूसरा मध्यकालीन बिहार। तो इस वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकालीन बिहार के बारे में जानेंगे, जिसका समय अंतराल 600 से 1198 ईस्वी के बीच है। तो इसमें सबसे पहले पाल वंशीय शासन के बारे में जानेंगे और इसमें भी इसके पहले शासक गोपाल के बारे में, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी के बीच था। तो आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मौखरी वंशीय साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य अव्यवस्था फैल गई। अराजक स्थिति से उबे हुए लोगों ने गोपाल के हाथ मगध की राजसत्ता सौंप दी। गोपाल बौद्ध था। उसने नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। यह बौद्ध और जैन दर्शन से संबंधित शिक्षण केंद्र था। दीपंकर श्री ज्ञान उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आगे है गोपाल के पिता वापियट तथा दादा का नाम दैत विष्णु था। दैत संभवतः बारिद्री का रहने वाला एक सर्वविद्यावदात विद्वान था। आगे है गोपाल ने सारे बिहार बंगाल को अपने अधिकार में कर एक सुसंगठित एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। उसकी राजधानी उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ थी। उसने अपने राज्य में बहुत से विहार, चैत्यालय, सत्रागार अर्थात अन्य क्षेत्र बनवाए थे। आगे है 27 वर्ष राज करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ। उसके धर्मपाल तथा वाकपाल नाम के दो पुत्र थे। अब है धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी के बीच रहा था। गोपाल का एक पुत्र धर्मपाल लगभग 770 ईस्वी में शासक बना। वह अपने पिता से भी बढ़कर प्रतापी हुआ। मौखरी शासक पराजित होकर कन्नौज चले गए थे। कन्नौज की गद्दी पर इंद्रायुध था। उसे पराजित कर धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाते हुए उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। आगे है धर्मपाल बौद्ध था। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए। उसकी शिक्षा दीक्षा उदंतपुरी विश्वविद्यालय में आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान के निर्देशन में हुई थी। उसने अपने पिता का अनुसरण करते हुए चंपा अर्थात भागलपुर में के पास विक्रमशिला महाविहार अर्थात विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ छात्र ब्रजयानी शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। आचार्य ज्ञानपाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला आगे है आचार्य ज्ञानपाद मगध के राजपुरोहित भी थे। इन्होंने मंत्रवज्राचार्य की अध्ययन परंपरा को विकसित किया था। मंत्रयान पर आधारित गूढ़ीय समाजतंत्र नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। धर्मपाल ने आचार्य ज्ञानपद से तंत्रमंत्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। आगे है
नालंदा अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे है धर्मपाल ने 40 वर्ष तक शासन किया था। अब है देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी था। धर्मपाल के दो पुत्र थे, भुवनपाल और देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का शासक बना। राजपाल उसका सेनापति था। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र के आग्रह पर बोधगया में उसके बिहार के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। 12 और दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसने प्रतिहार शासक रामभद्र को पराजित किया था। चचेरा भाई जयपाल उसका सेनापति था। देवपाल के पिता धर्मपाल ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी, परंतु देवपाल के शासनकाल में कन्नौज उसके हाथ से निकल चुका था। कन्नौज की सीमा मिहिर भोज के समय शाहाबाद तक थी। अपने नाम से उसने वहां भोजपुर किले की स्थापना करवाई थी। उसी भोजपुर किले के नाम से आज पश्चिमी बिहार के लोग अपने को भोजपुरी कहते हैं। आगे उसके शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफ़ी विकास हुआ था। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा है। उसके समय नालंदा के पीठ स्थविर आचार्य वीरदेव थे, जो नगरहार जनपद अर्थात वर्तमान जलालाबाद अफगानिस्तान के थे। आगे है बौद्ध कवि व्रजदत्त। देवपाल का दरबारी कवि था, जिसने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। अब है विग्रहपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 850 से 854 ईस्वी तक रहा था। देवपाल के बाद पाल नरेश कौन हुआ, इस संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। एक मत यह भी है कि विग्रहपाल का पिता जयपाल था। देवपाल का चचेरा भाई और सेनापति जयपाल था। देवपाल के पुत्र राजपाल को मारकर विग्रहपाल शासक बन गया था। आगे है बादल स्तंभ अभिलेख के अनुसार देवपाल के बाद सूरपाल राजा बना, परंतु विद्वानों ने यह भी बताया कि विग्रहपाल का नाम ही सूरपाल था। विग्रहपाल सूरपाल का शासनकाल मात्र 4 वर्षों का रहा। उसने राजसूय यज्ञ किया था। आगे है नारायणपाल, जिसका शासनकाल 854 से 915 ईस्वी था। विग्रहपाल का पुत्र नारायणपाल अपने पिता के जीवित अवस्था में ही राजा बन गया था। वह एक कमजोर शासक था, उसे राष्ट्रकूटों का दबाव सहना पड़ा था। आगे है राजपाल, जिसका शासनकाल 915 से 940 ईस्वी के बीच था। नारायणपाल के पश्चात उसका पुत्र राजपाल शासक बना। राजपाल की पत्नी भाग्य देवी राष्ट्रकूट के शासक तुंगदेव की पुत्री थी। इसके शासनकाल में शांति का वातावरण रहा था। आगे है गोपाल द्वितीय, जिसका शासनकाल 960 ईस्वी में था। राजपाल का बेटा गोपाल द्वितीय शासक बना। नालंदा और बोधगया के अभिलेखों से इसकी पुष्टि होती है। इसने 17 वर्षों तक शासन किया था। आगे है विग्रहपाल द्वितीय, जिसका शासनकाल 960 से 988 ईस्वी के बीच था। द्वितीय गोपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल द्वितीय था, जो गद्दी पर बैठा था। इस शासक के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उसने कोई सैनिक अभियान नहीं किए थे। आगे है महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी था। विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र महिपाल प्रथम शासन बना। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। नालंदा अभिलेख के अनुसार वह बौद्ध था। उसने प्राचीन बौद्ध विहारों की मरम्मत करवाई थी। उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम सौगत की उपाधि धारण की थी। गांगेयदेव, कलचुरी और चोलों का आगमन उसके समय में हुआ था। अब है नयपाल, जिसका शासनकाल 1038 से 1055 ईस्वी के बीच रहा था। महिपाल प्रथम के बाद उसका पुत्र नयपाल गद्दी पर बैठा। उसने 15 वर्षों तक शासन किया था। आगे है विग्रहपाल तृतीय, जिसका शासनकाल 1055 से
1097 ईस्वी था। जयपाल के पश्चात विग्रहपाल तृतीय राजा बना। इसने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। विग्रहपाल तृतीय राजगद्दी पर बैठते ही अपने दो छोटे भाइयों तथा सुरपाल द्वितीय रामलाल को कारागार में डाल दिया। इससे पाल राज में आंतरिक कलह शुरू हो गया। आगे है दिव्योक नामक कैवर्त सरदार ने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी थी और सुरपाल द्वितीय को राजा बनवाया। आगे है सुरपाल द्वितीय। सुरपाल सिर्फ 1 या 2 साल तक राज कर पाया था। अब है रामपाल द्वितीय, जिसका शासनकाल 1197 से 1198 के बीच रहा था। अपने दूसरे भाई सुरपाल द्वितीय के बाद रामपाल गद्दी पर बैठा। उसके समय आंतरिक कलह अधिक थी। कैवर्त सामंत से भी उसे सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप जहां मौका मिला सामंत अपने को स्वतंत्र घोषित करते गए। आगे है रामपाल के दरबार में संध्याकर नंदी राजकवि था, जिसने रामचरित नामक दुर्धर्ष काव्य लिखकर उसमें रामपाल की जीवन चरित भी दिया है। आगे है रामपाल के शासनकाल में ही लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने नालंदा, उदयपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों को ध्वंस कर दिया। बड़ी संख्या में बौद्ध एवं जैन भिक्षु भिक्षुणियाँ, मुनिगण, आचार्य, छात्र आदि मारे गए। जो बचे हुए रह गए वे तिब्बत की ओर पलायन कर गए। तो ये था पूर्व मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।